सादर नमस्कार मित्रों, मैं यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। खटाना बुलेटिन शख्सियत लाइव सेशन में सभी दर्शकों का, देश और दुनिया से जुड़ी हुई सभी दर्शकों का, सुनने वालों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और लगातार बहती हुई ये विचार की ये बयार जो निरंतर आगे बढ़ रही है और एक बहुचर्चित लाइव सेशन शख्सियत के नाम से ये आज जारी है। और मेरे समक्ष हैं हमारे इस खटाना बुलेटिन लाइव सेशन में खास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत सुलझे हुए अधिवक्ता एडवोकेट सुनील बैसला जी दिल्ली से। मैं खटाना बुलेटिन टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और सुनील बैसला जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति का, हर शख्सियत का एक अपना परिचय है, एक अपना संघर्ष है, एक जीवन की एक यात्रा है। उस सब के बारे में मैं आपसे जानूंगा। सर्वप्रथम मैं आपसे इस स्वागत और सत्कार के साथ साथ मैं आपसे आपके जो जीवन का जो मूल परिचय है, इंट्रोडक्शन है, आप स्वयं के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में कृपया आप बताएंगे। नमस्कार यशवीर जी, पहले तो मैं खटाना बुलेटिन और आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने एक मेरे जैसे एक छोटे से बिरादरी के एक कार्यकर्ता को आज इस प्रोग्राम के लिए चुना है। मैं इसलिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। जहां तक अपनी शख्सियत की बात है, मैं बैसला परिवार से हूं और मेरे पिताजी का गोत्र बैसला था, मेरी मदर का गोत्र भाटी था, मेरी दादी जांगल थी और हम 4 भाई और एक बहन हैं। तिहाड़ गांव में हम दिल्ली में रहते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हूं 96 से, और थोड़ा बहुत अगर समाज के लिए अगर मेरे को समय मिलता है समाज की कार्यकलाप में, तो मैं उसमें भाग लेता हूं। एक मेरा बेटा है और मेरी वाइफ है जो असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली विश्वविद्यालय में। बेटा मेरा फिजियोथेरेपी में डिग्री कर रहा है और यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। जी वकील साहब, तिहाड़ जो गांव है वो दिल्ली के हार्ट में है। एक तरफ आपके गांव के नाम से तिहाड़ जेल भी है और दूसरी तरफ आपका गांव है। आपके गांव की एक जरूर एक खास कहते हैं कि इतिहास है। ब्रीफ में आप थोड़ा सा बताएं कि तिहाड़ गांव जो है, और आप मतलब मेरे ख्याल से तिहाड़ गांव में बैसलों का गांव है या आप माइग्रेट या कहीं से आप आके बसे हैं, क्या है ये? नहीं, हम यूपी से आके बसे थे क्योंकि मेरे दादाजी की मेरी जो दादी थी वो बहुत 19-20 साल की थी जब मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। तो यूपी से आके हम यहाँ, ये मेरे पिताजी के मामा का गांव है जी, जो तिहाड़ गांव है। तो हालांकि मेरे पिताजी छोटे छोटे थे, 10-12 साल के थे जब यहाँ आए थे। तो हमारा पिताजी की शादी, पिताजी की स्कूलिंग, हमारी स्कूलिंग, हमारा यहीं सब हम दिल्ली में ही रहा है हमारा। और हाँ, तिहाड़ गांव में बेसिकली सारे गोती है, जांगल हैं, जांगल मेरे पिताजी के मामा थे, और बैसले हैं, डेडे हैं और भाटी भी हैं हमारे गांव में। तो ये हमारे गांव का, और तिहाड़ जो जेल है वो हमारे गांव की जमीन पर ही बसी है, तो इसीलिए इसको तिहाड़ जेल के नाम से इसका नाम रखा। ये आजाद भारत में या ब्रिटिश पीरियड में तिहाड़ जेल बनी है? नहीं, आजाद भारत में बनी थी।
और वैसे यहाँ पर पहले जो है काफी मुस्लिम रहते थे, और 47 में वो यहाँ से माइग्रेट कर गए। उसके जी बाद जो और लोग भी यहाँ पर आके बसे थे। तो ये, और तिहाड़ का मतलब होता है 3 चौराहे, मतलब 3 अच्छा अच्छा कॉर्नर अच्छा। जहां मिलते हैं उसको तिहाड़ बोलते हैं। जी 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 तो 22,000 बीघे का रकबा था ये हमारे गांव का, जी। जो आज भी जो हमारे आसपास में क्षेत्र है उनको मतलब उसमें तिहाड़ गांव का ही वो जिक्र आता है। तो ये डीडीए ने जमीन को एक्वायर किया होगा, तो डीडीए उसमें ने डीडीए ने बदले था। में कुछ मुआवजा वगैरह या कोई उसका रिहेबिलिटेशन, उसका बस प्रोत्साहन वो हुई है? कुछ कुछ मुआवजा, छोटा मोटा मुआवजा था, ज्यादा बाकी कुछ उसमें ऐसा उस समय शुरुआत अच्छा, हुई थी। पुनर्वास नहीं किया गया ढंग से। नहीं, पुनर्वास नहीं किया अभी। तो ये कहा जाए कि तिहाड़ गांव के जो भी बासिंदे हैं वो सेल्फ मेड हैं, उन्होंने खुद जो है अपने मेहनत करके। आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए कि आपकी शिक्षा और दीक्षा, और जो हर किसी का कोई ना कोई अध्याय होता है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। भाटी जी, मुझे एक वो मूवी का एक गाना है, और जी। के कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। पर जब भी मैं ये वाला गाना सुनता हूं तो मैं इसका उलट कहता हूं कि कोई ना लौटाए मेरे बीते हुए दिन। अच्छा। क्योंकि जो बचपन था, और मैं इस शेर के साथ शुरू करता हूं अपना। जी मंजिल पर पहुंचकर मंजिल पर पहुंचकर लिखूंगा मैं इन रास्तों की मुश्किलों का जिक्र। जी। अभी तो बस आगे बढ़ने से ही फुर्सत नहीं है। तो अच्छा, ये अभी मतलब बहुत संघर्ष बहुत जारी है। हाँ, बहुत लंबा संघर्ष है अभी। तो जी जो बचपन की अगर हम कहें, तो भाटी साहब, हमारा जो बचपन था बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। जी मैं तीसरी क्लास में था जब मेरी माता जी जो थी उनका देहांत हो गया। और माता जी के देहांत के बाद मेरे पिताजी एक तरह से डिप्रेशन में चले गए। और घर की ऐसी हालत हो गई थी माली कि जब मम्मी के के जी जी तो मम्मी के जाने के बाद हमारी दादी थी, जो उन्होंने बहुत ही संघर्ष करके हमें मतलब पाला पनोसा। और अ, संघर्ष इस कदर था कि अ, दादी जो है हमारी, वो अ, गोबर जो होता है गाय और भैंस का गोबर, उसके जी उपले बना बनाकर वो बेचती थी। और एक दो जी भैंसें रखी हुई थी, उनका दूध निकाल निकाल के दूध बेचना। और हमारा संघर्ष ये रहा कि हम चारों भाई जो हैं, जी। बचपन से चौथी तीसरी क्लास से ही मम्मी के मरने के बाद, तो जी। हम घर पे पार्ट टाइम काम करते थे। हम टॉफी पैकिंग का काम करते थे। अच्छा। तो हाँ, स्कूल जाने से पहले हम टॉफी पैक करते थे। स्कूल आने के बाद थोड़ा पानी वानी पिया, चाय वाय पी, उसके बाद रात को 11 बजे तक हम टॉफी पैक करते थे। और अब ये देखो, पढ़ाई का मौका कब मिलता था, कैसे पढ़ाई करते थे, अब आप संघर्ष समझ सकते हो। मतलब घर में उससे जो छोटी-मोटी अर्निंग होती थी, आपकी दादी जो गोबर के उपले पाथ कर उनको बेच कर जो है घर का खर्चा पानी और वो सारा चलाती थी, उसी से आपकी शिक्षा और दीक्षा हुई है। हाँ, सारी शिक्षा मेरी सरकारी स्कूल में हुई है। जी 5वीं क्लास तक हमारा एमसीडी का स्कूल था, जहाँ पर जी हमने अपनी पढ़ाई की। और जी उसके बाद फिर सरकारी स्कूल में कोशिश ये रहती थी कि स्कूल से ही वजीफा मिल जाए, किताबें, और पहले ड्रेस भी मिलती थी, स्कूल में ड्रेस मिलती थी। जी। तो ऐसी संघर्ष रहा, और संघर्ष बहुत ज्यादा मतलब ऐसा रहा कि कई बार जब संघर्ष के बारे में अगर बात हाँ, आती तो है तो अभी रूह भी कांप जाती इमोशनल हो जाता है इंसान। है। बहुत और ज्यादा। आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है कि हाँ जिस माँ का साया बचपन में चला गया, और ये बहुत सारी मुश्किलात आन पड़ी। और ये जो है हर कोई सिहर उठता है अपनी उस सारी चीजों को देखकर। और आपने जो ये शेर सुनाया है, वो एक यथार्थ को मद्देनजर है कि मेरे पीछे दिनों को याद कोई ना दिलाए ना लौटाए। और आपने ग्रेजुएशन दिल्ली से किया? मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। उसके जी बाद लॉ लॉ भी दिल्ली विश्वविद्यालय से की, दिल्ली यूनिवर्सिटी जी। से की। कि और आप इसी पेशे की तरफ आपका आकर्षण था, या कुछ और भी बनना चाहते थे आप? नहीं, मैं आईएएस बनना चाहता था।
मेरा जी पहला फर्स्ट लव जो था वो आईएएस था। तो जी संघर्ष ऐसा था कि घर में कोई ज्यादा ऐसा सपोर्ट नहीं थी। और जी एक मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। मेरे सीनियर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो जी मैंने उनको जब लॉ करने के बाद उनको ज्वाइन किया, तो मैंने कहा सर मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। तो जी उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है सुनील आप जाओ, और मैं आपको, मैंने कहा जी मेरे पास घर से 1 रुपए की सपोर्ट नहीं है, अगर हम्म आप मुझे सपोर्ट कर दो तो शायद मैं कुछ कर पाऊंगा। जी 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 तो भाटी साहब मैं गुजर भवन है कोटला में, यहाँ जी शिफ्ट कर गया अपने सीनियर के कहने से। जी और मैं 1 महीने तक रहा, मुझे मेरे पास जो 2-3 हजार रुपए थे उसका वो भी खर्च हो गए। वो खर्च हो गए। और मैं एक टाइम खाना खाता था कि भाई रमन। शाम को दोबारा बनाना पड़ेगा। मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, तो जी वहीं पर रहता था। पीछे कब्रिस्तान था, तो डर भी लगता था कि वो उस समय कोटला में जो है ज्यादा बसावत नहीं थी, और वहां 1-2 लोग रहते थे। तो हम्म। फिर मैंने जब दूसरे महीने उनसे पूछा कि भाई आप कह रहे थे मुझे सपोर्ट करोगे, तो आप थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प कर दो, तो उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए। कोई कोई आता नहीं है, आता नहीं है, अमूमन कोई आता नहीं है। हाँ, तो उन्होंने साफ जी हाथ खड़े कर दिए कि मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। तो मैंने जी कहा सर आप, वहाँ पे जो गुजर भवन मैं किसी का नाम नहीं जानना चाहता और उचित भी नहीं है सार्वजनिक मंच पे कभी किसी संगठन या किसी ने कोई हाथ नहीं बढ़ाया आपकी तरफ। नहीं मुझे थोड़ा सा सपोर्ट जो है कर्नल अतर सिंह ने की थी। मैं बिल्कुल ये बेबागी से बात करूंगा। जी वो जी जी खाने में मेरी सपोर्ट करते थे, और जी इनिशियल दिनों में वहीं पर उनका ऑफिस था। तो जी बाकी ज्यादा किसी से और सपोर्ट मिली नहीं। तो दूसरे महीने फिर मैंने ये निर्णय लिया कि मैं फिर वकालत में ही जाऊंगा, क्योंकि घर में ऐसा नहीं था कि मैं ये कर सकता। कोचिंग ले सकते हो या हाँ, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। हाँ, तो फिर मैंने वो तो फिर निर्णय लिया कि मैं वकालत ही करूंगा। वकालत कहाँ से शुरू करी आपने? वकालत 96 में मैं मेरी वकालत जो है ना सीधी हाई कोर्ट से शुरू हुई। तो अच्छा अच्छा। हाँ, मैं लोअर कोर्ट में बहुत कम गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रहा, कैट में भी जाता जी था। जी तो जी जी। और उस अच्छा मैं आपसे क्योंकि समय के तगाजे के हिसाब से ही सेशन आगे बढ़ेगा और क्योंकि जब जिस तरह से आप अपनी व्यथा और कथा बता रहे हो तो ये तो मतलब सुनाते रहो और सुनते रहो वाली स्थिति है। वकालत में आ गए आप और तो ये भी मैंने सुना है कि एक साथ तो वकालत भी जो है पैसे नहीं अर्निंग आता, तो वहां भी आपको जो है पूरा संघर्ष में ही उतरना पड़ा। उसमें भाटी साहब मैं 5 बजे तक अपने सीनियर के पास रहता था, उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाता था। अच्छा और अच्छा। हाँ, मैंने 12-12 घंटे मैं ट्यूशन पढ़ाता था। लॉ करते समय भी मैं ट्यूशन पढ़ाता था और अपनी लॉ करता था। ये तो भी कह, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, तो आप तो जन्मजात कमाऊ पूत रहे। वो वो एक कहावत है ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और कोई रास्ता था ही नहीं भाटी साहब। जी संघर्ष जी के अलावा, मेहनत के अलावा कोई रास्ता था ही नहीं तो सामने। रास्ता नहीं था, ये सच्चाई है। तो अब मैं आपको सीधे ये बात करना चाहता हूं और अपने दर्शकों को ये जरूर आभास हो रहा होगा कि एक बच्चा और जैसे तैसे घुटने के बल चलता है, कभी उठता है कभी गिरता है, और लेकिन उसका साहस उसका संघर्ष बराबर जारी रहता है। वो हाई कोर्ट में सीधे छलांग लगाता है, जबकि पहले वर्षों तक लोअर कोर्ट में बहुत सारे मतलब जद्दोजहद होती है, उसके बाद हाई कोर्ट। और आप इसके साथ साथ कोई खास मुकाम जो आपने एडवोकेसी में पाया हो? भाटी साहब मैंने, क्योंकि ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा केस था, जी उसमें हमने विज्ञान भवन में ट्रायल होता था, उस ट्रायल को भी हमने किया। और मैंने जनहित याचिका काफी लगाई है। प्राइवेट केस जी तो हम रोज जीतते हैं हारते हैं। जी और आपको ज्ञान जानकर ये खुशी होगी कि जो डिसास्टर मैनेजमेंट है इंडिया में, जी। वो मेरी पीआईएल के बाद ही बना है। अच्छा। मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई थी कि जब वो गुजरात भुज में एक भूचाल आया था, आपको याद होगा, अर्थक्वेक आया था। तो उस हम्म। अर्थक्वेक के बाद मैंने थोड़ी रिसर्च की कि इंडिया जो है वो सेस्मिक एक्टिव जोन बनता जा रहा है। सेस्मिक जी एक्टिव जोन वहां होता है जहां ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं।
तो मैंने ये लगाया, ये आप याचिका लगाई कोर्ट में कि भाई इंडिया में अगर कोई ऐसी त्रासदी आ जाती है, कोई ऐसा अर्थक्वेक आ जाता है बहुत बड़ा, तो जी। उसमें बचाव के लिए हमारे पास कोई ऐसी फोर्स नहीं थी। हम आर्मी की मदद लेते थे, पुलिस की मदद लेते थे। तो मैंने कहा एक कोई ना कोई एक अथॉरिटी बननी चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो तो क्विक एक्शन ले सके। हाँ, तो उसके बाद मेरी पीआईएल के बाद जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी। और आज वो आपको पता है, कहीं भी जी। बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, तो वो अथॉरिटी काम वो करती है। एक पूरा डिपार्टमेंट है जो एक्शन लेता है। हाँ। उनका उस पुनर्वास है, उनका सब कुछ व्यवस्था वही देखता है। जी, उसके बाद मैंने एक मैं पीआईएल मैं आपसे मैं आपसे थोड़ा-सा इसमें विराम चाहते हुए मतलब शासन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी स्टेट अथॉरिटी उसमें का कोई आपकी इंटरफेरेंस हुई? नहीं, मैं स्टैंडिंग काउंसिल रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और हाँ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंडिंग काउंसिल रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था। और क्योंकि 90% जो जज होते हैं वो स्टैंडिंग काउंसिल अगर रहते तो उनको जजशिप के लिए बड़ा अच्छा मौका मिलता है। और जी, मुझसे जजशिप के लिए पूछा भी गया था, जी। क्योंकि थोड़ा सा ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, तो मैंने मना कर दी थी। मैंने कहा इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं आजाद रहना चाहूंगा, मैं बंद नहीं सकता। तो मतलब मैंने आपने उसको जस्टिस स्वीकार नहीं करी और एक फ्रीडम अपने लाइफ के लिए आपने चुना। जी 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 अच्छा, बिल्कुल। मैं आपसे कोई ऐसा इंसिडेंस आपके एडवोकेसी के दौरान या आपकी लाइफ जर्नी के दौरान जिसे आप लड़कर या उस काम को करके कोई ऐसा सुकून आपको सेटिस्फेक्शन मिला हो कि भाई एक आपकी फीस अलग है, आपका बाकी केसों का जीतना हारना अलग है और उसको करके आपको जो है जीवन में कोई ऐसा विशेष सेटिस्फेक्शन मिला हो? भाटी जी, मैंने दो पीआईएल ओल्ड की थी, दो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो बड़ी इंपॉर्टेंट वो हैं। जी। एक तो ये थी, आपको पता है, आर्मी में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में कई जवान जो है ना अपने सीनियर को मार देते हैं। आपने सुना होगा अच्छा, कि वायलेंस जवान होता ने है। गोली चलाई, अपने दो साथियों को मार दिया, अपने सीनियर जी। को मार दिया। तो मुझे हुँ, एक दर्द हुआ कि यार ये ऐसे हमारे जवान AK-47 जिसके हाथ में है, और हुँ। जो हमारे बॉर्डर पे देश की रक्षा करता है, वो क्यों ऐसा काम करता है कि वो अपने सीनियर को मार देता है, अपने साथियों को मार देता है। तो कोई उस वजह पे, होगी। हाँ, क्या वजह होगी? तो मैंने जब ये पीआईएल फाइल की, तो उसके बाद एक कमेटी बनी, और उस कमेटी में मेरे भी सुझाव लिए गए। और उसमें ये आया कि जो जवान है, मान लिया एक जैसे सपोज करो जम्मू कश्मीर है, बड़ा टफ जी, एरिया है, तो जी, जी, जहां टेररिज्म काफी था, पहले बहुत ज्यादा जी, था। तो जी, वहां पर एक जवान अगर पोस्टेड है, तो नो घर पे अगर उसके कोई प्रॉब्लम है, तो वो जी। जवान को छुट्टी नहीं मिलती थी जल्दी से। हुँ, हुँ, जल्दी से वो घर वालों से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि पहले इतना कनेक्ट कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। हुँ, हुँ, हुँ। उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसका कोई एड्रेस नहीं करता था। तो मेरी पीआईएल के बाद, मेरी जनहित याचिका के बाद एक कमेटी बनी, उसने ये रिकमेंडेशन दी कि अगर जवान की एक तो जवान को जल्दी जल्दी छुट्टी दी जाए, उनकी छुट्टी सैंक्शन की जाए जो दूर से आता है। जी, दूसरा ये है कि उनका जो मानसिक स्तर है उसको जी। चेक किया जाए, उनको योगा प्राणायाम करवाए हुँ, जाए। हुँ। फिर तीसरा ये था कि उनके घर पे अगर कोई डिस्प्यूट है, आज भी ये ऑर्डर है कि अगर किसी जवान के घर पे कोई जमीन जायदाद का डिस्प्यूट है किसी से उसका, तो जी, डीएम को ये डायरेक्शंस है कि वो उस डिस्प्यूट उसका को सबसे सॉल्यूशन पहले निकालें, रिजॉल्व, सबसे उसका पहले उसका सॉल्यूशन निकालें। सबसे सॉल्व करे। तो उसके जी, बाद आप देखेंगे कि फ्रैगिंग के, इसको फ्रैगिंग बोलते हैं, जो अपने जी, जवान सीनियर्स को मारने वाला, तो वो जी, केसेस भी खत्म हो गए। एक एक और जनहित याचिका थी जो मुझे बड़ा इसके बाद सेटिस्फेक्शन लगा था। आपने जी, देखा होगा, जो है कि 9th में फेल हो गया, 10वीं में फेल हो गया, तो बच्चे ने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। जी। वो मुझे कई बार मैं अखबारों में पढ़ता था, तो मैं ये सोचता था, यार ये जो बच्चा है, ये मेरा भाई, भतीजा, बेटा भी हो सकता है, मेरे हुँ, चाचा का हुँ। लड़का भी हो सकता है। तो मैंने एक जनहित याचिका लगाई दिल्ली में कि भाई हर स्कूल में काउंसलर जो है उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि बच्चा 8 घंटे जो है वो स्कूल में रहता है। आज दिल्ली की जो लाइफ है वो बड़ी बिजी लाइफ है।
हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, और हस्बैंड अगर वाइफ में कोई अगर कोई तनाव है, तो अगर टेंशन है, तो बच्चे का जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर इफेक्ट होता है, और बच्चे की साइकोलॉजी पे इफेक्ट होगा तो उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी, और वो कल को कोई भी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में कदम उठा सकता है। तो ये तो आप खुद को नुकसान पहुंचाएगा या दूसरे को पहुंचाएगा। यस, आपको जानकर ये खुशी होगी कि उस पीआईएल के बाद दिल्ली के स्कूलों में, हर स्कूल में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, काउंसलर मैंडेटरी है। योगा टीचर भी है। नहीं, काउंसलर की बात कर, हाँ, योगा टीचर भी, काउंसलर था मेरा इशू जो था, तो काउंसलर की भी है। तो ये जो याचिका है, जनहित याचिका की, मैंने, मुझे बड़ा इसका ना बड़ा अच्छा मतलब मुझे सुकून मिला। सारी आपकी जो दास्ता यहाँ आपने सुनाई है, और ये सारा लाइव जो है पूरी देश और दुनिया में जा रहा है, लोग सुन रहे हैं और आगे भी इसको देखेंगे। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है कि आपके अंदर जो सेंटीमेंट है, जिसको हम संवेदना कहते हैं, वो संवेदना बार अंकुरित होती रही है वो। और ज्यादातर जो सेंटीमेंट आपके जागे हैं ह्यूमन बिहेवियर को लेकर, एज ए ह्यूमन बीइंग, और उस तरह से ये चीजें रही हैं। तो ये तो निसंदेह एक बड़ा अध्याय है। खुद से सीखा, फिर औरों को सिखाया, और जद्दोजहद आपने की है, उस जद्दोजहद के परिणाम भी निकल के आए हैं, और लोगों को उसको लाभ भी हुआ है, नेशन को लाभ हुआ है। एज एक मानवता का जो कार्य आपने सारे गिनाए हैं। अब ये सारी चीजें होगी। मैं आपसे थोड़ा सा इसमें ये जानना चाहता हूं कि आपको जीवन में कोई ऐसी मतलब, वो तो आपने बता दी जो आपको कचोटती हो, आपका बचपन है, परेशानी है, संघर्ष है, कोई और ऐसा मलाल है जीवन में जिसको आप बार बार मिस करते हो कि ऐसा हो जाता तो मुझे ये प्राप्त हो जाता, या कोई भी किसी तरह का आपका कोई है तो बताइए। भाटी साहब, मैं दो घटना अपने जीवन की बताना चाहूंगा जो आज भी मैं याद करता हूं तो मुझे दुख तो होता है, उसके साथ साथ एक खुशी भी होती है। मुझे याद है, मैं चौथी क्लास में था, और नहीं, तीसरी में था, सॉरी, तीसरी में ही था, हाँ। मेरी मम्मी की डेथ से 6-7 महीने पहले की बात है, 6-7 महीने पहले की बात है। तो हमें ना स्कूल की तरफ से, कोई सरकारी स्कूल था, एमसीडी का स्कूल था, तो हमें चिड़ियाघर लेके जाना था उन्होंने। तो हमारी ड्रेस होती थी नीली शर्ट और खाकी निक्कर। तो हाँ, निक्कर होती थी उस समय। तो उन्होंने, टीचर ने बोला कि भाई कल जिसके पास ड्रेस है वो आ जाए, ड्रेस कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो उनको चिड़ियाघर लेके चलेंगे। तो मैं नेक्स्ट डे गया, तो मैंने शाम को जब मैं गया तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, वो मेरी वो शर्ट जो है ना, उसके बटन टूटे हुए हैं। नीली शर्ट थी, तो उसमें क्या हुआ, वो बटन मेरी मम्मी ने लगाया, एक लाल लगा दिया, एक पीला लगा दिया, एक काला लगा दिया, तो वो रंगीन बटन मेरी शर्ट के लगा दिए मम्मी ने। तो मैं नेक्स्ट डे बड़ा खुशी माहौल में गया कि चलो मैं भी अब चिड़ियाघर देखने जाऊंगा, जू को देखने जाऊंगा। हाँ, तो जैसी मैं वहां गया तो वहां एक दो बच्चे थे, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, स्वाभाविक था। हाँ, कि भाई ये सतरंगी जो बटन लगा के तू आ गया है, तू तो जाएगा नहीं। और गलती से क्या हुआ, टीचर ने मेरे को देखा, तो टीचर ने कहा नहीं, तेरी ड्रेस ठीक नहीं, तू नहीं जाएगा जी। तो यशवीर जी, उसी दिन मैंने ये प्रण लिया था कि मैं उस दिन चिड़ियाघर जाऊंगा जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगा। क्या बात। जिस दिन मेरे पास गाड़ी होगी, जिस दिन मेरे पास ड्रेस होगी बढ़िया, उस दिन जाऊंगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने जब लॉ की, और क्योंकि हाई कोर्ट से शुरुआत है, हाई कोर्ट के पीछे ही वो था चिड़ियाघर, आज वही है। हाँ, तो मैं, जब मेरे पास गाड़ी आ गई और मैं उस दिन कोट पैंट पहन के चिड़ियाघर गया और पूरा चिड़ियाघर घूमा, तब मुझे उस दिन का याद आया कि यार वो घटना थी। अच्छा, इसमें ना ऊपर वाले का बहुत बड़ा रोल रहा है भाटी साहब, क्योंकि जवानी में जोश था, सब कुछ था, तो दूसरा रास्ता भी अपना सकते थे, जैसे गुजरों का खून, ब्लड जो काफी वो होता है, गर्म होता है, बट ऊपर वाले ने बचाया। एक मैं और आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा
कि समय जिस समय समय आगे बढ़ रहा है, कह दो, छोटा आप सा बता दो। छोटा छोटा सा जी जी कि हम जी। ना, मैं 9th में था और बड़े भाई साहब 11th में थे, तो हम सब्जी मंडी में टोकरी में खरबूजे रख के ढोते थे सब्जी मंडी में। अच्छा। चौखंडी में सब्जी मंडी थी तिलक नगर में। तो मेरे रिश्तेदारों की भी आड़त वहां पर थी। तो मैं और बड़े भाई साहब क्या करते, टोकरी यूं रख के उनकी आड़त के सामने से गुजरते थे तो निकल जाते थे। ये तो भी मलाली है। हाँ, ये जी भी मलाल। हाँ, तो हम जी। उसमें हमारी 2 महीने की छुट्टियां कभी घर पे नहीं बीती। हम या तो हम्म फैक्ट्री में, चप्पल की फैक्ट्री में काम करते थे, गर्मियों की छुट्टियों में तरबूज खरबूज आते तो वो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे। एक हम्म बड़ा वाकया इंपॉर्टेंट ये हुआ कि जो जिस मंडी में मैंने काम किया था मजदूर का, जब मैं हम्म। वकील बन गया तो उस मंडी का केस मेरे पास आया। जी। मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने भेजा। तो हम्म भाई ये केस तुमने लड़ना है और मंडी शिफ्ट होनी थी। तो भाटी साहब, मैं उस मंडी में गया और हम्म मैंने उनकी मीटिंग ली। मेरे सीनियर ने बोला तुम जाओ। जब मैंने हम्म उनकी मीटिंग ली तो मैं चारपाई पे बैठा था मंडी में और वो सारे नीचे बैठे थे, सारे आड़ती। तो हम्म। उस दिन मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था कि जिस मंडी में मैंने टोकरी ढोई, जी। मजदूरी की, उस मंडी में मुझे उस मंडी का केस लड़ने का मौका मिला और हम केस जीते थे उसमें। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। दो ऐसे तो वाक्य हैं जो ये चीजें आज ये खटाना बुलेटिन लाइव सेशन और डॉक्टर संजय खटाना जी जो है इसके मतलब मैं ये कहूंगा कि ये जो सब चल रहा है और उनका ये डिजाइन है, उनका ये मॉडल है और पूरी देश और दुनिया में ये सारी जारी है, तो एक अलग ऊंचाइयों की ओर आज का एक लाइव सेशन है कि एक संघर्ष जीवन का एक बच्चे का, फिर नौजवान आगे बढ़ता है और आज देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और हजारों एडवोकेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन जनहित याचिकाओं के माध्यम से, अपने जज्बात के माध्यम से और अपने सेंटीमेंट के माध्यम से जिस भी नौजवान ने एक मुकाम पाया है, अब आपकी आगे की मंजिल क्या है नटसेल में, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। मेरी मेरी यशवीर भाटी जी, मेरी मंजिल ये है कि मैं जो हिंदू मुस्लिम सिख गुजर यूनिटी है उस पर काम करना चाहता हूं। जी क्योंकि एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस विद होम। अगर जी जी मेरी बिरादरी आगे बढ़ेगी, मेरी जी जात आगे बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं मुझे एक सेटिस्फेक्शन होगी। और जी उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। और जहां भी मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जो जिसकी मैं मदद कर सकता हूं, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो। जम्मू कश्मीर हम्म, से मुझे खासकर लगाव है, तो मैं जी। वहां ज्यादा कोशिश करता हूं कि वहां अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। कुछ चीजें पाइपलाइन में है जो हमने फ्यूचर में करनी है। अब आप पूरे देश का समाज, और देखिए मैं हर बार हर लाइव सेशन में कहता हूं कि जिस कम्युनिटी से आप आते हैं उस कम्युनिटी का एक बहुत शानदार विरासत है कि वो सदैव देश के प्रति, मानवता के प्रति, सच्चाई के प्रति और उसकी पीढ़ियां जो है समर्पित रही हैं। तो ये समाज मुंह बाहें देख रहा है कि कल हम आगे बढ़ेंगे। तो वास्तविकता ये है कि जब देशभक्तों की संतान, हालांकि देश के लिए सभी ने काम किया है, कोई काम ज्यादा हो सकता है, तो जरूरी सी बात है कि ये राष्ट्र निर्माण की बात समझिए। जब एक राष्ट्रभक्त कौम ये सिविलाइज होती है या पढ़ती है, लिखती है, आगे बढ़ती है, तो अल्टीमेटली वो राष्ट्र का काम है। तो मैं बिल्कुल आपसे सही। राष्ट्र के नाम संदेश, राष्ट्र के नौजवान, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है और हमारे लिए राष्ट्र का जो झंडा है वो सबसे सुंदर और प्यारा है और सर्वोपरि है। तो आप संदेश क्या देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? भाटी जी, मेरा संदेश ये है कि देखो, आपने जैसे बोला देश सर्वोपरि है और देश को सबसे पहले रखना चाहिए। जी उसके बाद आती है आपकी कौम। जी और जिस कौम में आप पैदा हुए, अगर आप उसकी खिदमत नहीं करते हो, अगर आपकी कौम आगे बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं देश आगे बढ़ता है। जी। जैसे मैंने बोला, चैरिटी बिगिंस विद होम। आज हम्म, जो 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 हमारी आज बिरादरी है, वो काफी उसमें आज भी जो है, चाहे राजस्थान में चले जाओ, चाहे जम्मू कश्मीर में चले जाओ, चाहे मध्य प्रदेश में जाओ, आज ये भी एनसीआर बहुत में भी पिछड़े है, हैं। प्रॉब्लम एनसीआर में भी। एनसीआर में भी है।
तो मेरा संदेश ये है युवाओं को कि आप संघर्ष करो और तूफान जो है वो आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी। मुझे जी, लगता है कि अगर आपका दृढ़ निश्चय हो और जी, आपके अंदर और ऊपर वाला आपकी मदद करे, तो कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है जिसको आप पा ना सको। मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा कि जी, जिसको तूफान से उलझने की हो आदत, जिसको तूफान से उलझने की हो आदत, उसकी कश्ती को समंदर भी दुआ देते हैं। वाह! तो ऊपर वाले का ऐसा है कि अगर आप संघर्षशील हैं और आप निरंतर, परंतु एक है, जो संघर्ष का रास्ता वो लंबा है और उस रास्ते पे आपको भटक ना जाओ, ये बहुत जरूरी होता है। अब कंक्लूड किया जाए क्योंकि अभी भी काफ़ी वक़्त हो गया है और क्योंकि आपने एक शेर सुनाया है तो उसका प्रत्युत्तर तो बनता ही है कि स्लिप हो गया दिमाग से, चलो कोई बात नहीं। ये सीधी-सी बात है कि है कौन-सा अफ़वाह जो हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। बहुत बहुत उम्मीदों खूब। के सायों में ही बेहतर सपने पलते हैं और वही साकार होते हैं। इन उम्मीद के साथ कि कल कोई उम्मीद का नया सूरज उगेगा और फिर कोई सुनील बैंसला फिर कोई बचपन से अपने संघर्ष के साथ अपने मुकाम की तरफ बढ़ेगा। ये इस समाज का नौजवान सड़कों पर नहीं भटकेगा, चाहे बेटे हों या बेटियां, वो जरूर समझदारी पूर्वक आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील थैंक बैंसला यू, जी, थैंक आपका यू, आभार थैंक यू, और सभी थैंक यू। दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं खटाना बुलेटिन टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। अभी शायद संजय खटाना जी मतलब कहीं दूसरी जगह व्यस्त हैं, तो इससे मैं आप सभी से, जो भी दर्शक दर्शक जुड़े हुए हैं, इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, और मैं सभी से